तो भाई हर रोज की तरह काका से मैं सुबह जिम में मिला। काका आज बहुत खुश लग रहा था। उसने मुझे बताया कि कल रात को वो वेनिका से मिला था, जो कि नियति की सिस्टर थी। ये सुनकर भाई मैं पूरी तरह से सरप्राइज था। पहले मुझे लगा कि वो झूठ बोल रहा था, पर फिर उसने पूरी स्टोरी सुनाई। कल मुझे घर ड्रॉप करने के बाद वो म्यूजिकल टी स्टूडियो गया था। म्यूजिकल टी स्टूडियो कोटा का एक फेमस कैफे था और इसका ओनर क्रिश था। यूथ के बीच जितना पॉपुलर ये कैफे था, उतनी ही पॉपुलर क्रिश की वह स्टोरी थी जिसमें एक लड़की उसके कैफे में गाना गाकर रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। वह गाना क्रिश ने लिखा था और अब तक उस गाने पर कई मिलियन व्यूज आ चुके थे। बट क्रिश की स्टोरी के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। पहले हम वापस चलते हैं काका की स्टोरी पर। तो कल म्यूजिकल टी स्टूडियो में एक बैंड परफॉर्मेंस थी और वहाँ काफी क्राउड था। काका को वेनिका पार्किंग में दिखाई दी। वो वापस घर लौट रही थी क्योंकि ज्यादा भीड़ होने की वजह से उसे कैफे में एंट्री नहीं मिल पाई थी। काका क्रिश को अच्छे से जानता था, तो जब उसने क्रिश से रिक्वेस्ट की तो उन्हें कैफे में बैकडोर से एंट्री मिल गई। तो अब ऐसा रहा कि काका और वेनिका एक ही टेबल पर थे और दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से बात की। वेनिका भी हमारी तरह क्रिकेट लवर थी और काका ने हमारे साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए उसे इनवाइट कर लिया था। हमारा मैच संडे को होने वाला था। हालांकि काका वेनिका की क्रिकेट नॉलेज की तारीफ कर रहा था, बट मैं श्योर नहीं था कि उसे इतना क्रिकेट आता होगा कि वो बॉयज के साथ खेल पाए। मुझे ये डर था कि कहीं सबके सामने हमारा मजाक न बन जाए। हाँ, पर जो भी था, हमारी कोशिशों का कुछ फायदा तो हुआ था। और फिर मैंने काका को वो बताया जो मैंने कल शाम नियति के घर पर देखा था। बट काका को मेरी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उसे यह एक फेक स्टोरी लगी। उसने मजाक में कहा कि जब हमारा माइंड किसी के बारे में ज्यादा सोचता है तो हमें अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। बट डीप डाउन में श्योर था कि नियति के पास कोई सुपर पावर जरूर थी। उस रात को मैंने फिर बिनोकुलर से हमारे नए पड़ोसियों की जासूसी की, पर इस बार मुझे कुछ अजीब नजर नहीं आया। संडे आने में भी 3 दिन बाकी थे और इसी बीच मुझे इंदौर अपने मामा के यहाँ जाना पड़ गया। मैं संडे को वापस कोटा आया जिस दिन हमारा मैच था। हमारी टीम का कैप्टन आदि था और काका ने वेनिका को टीम में लेने के लिए उसे मना लिया था। हमारा मैच 3 बजे स्टार्ट होना था और अब 3:15 हो गए थे, पर अभी तक वेनिका नहीं पहुंची थी। काका ने उसे कुछ कॉल्स भी किए थे बट उसने फोन नहीं उठाया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ऐसा हुआ जैसा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वेनिका अकेली नहीं आई थी, उसके साथ नियति भी थी। और इस मोमेंट पे भाई मुझे ऐसा लगा जैसे यही वो लड़की थी जिसके साथ मैं पूरी लाइफ बिताना चाहता था। ऐसी लड़की जिसके होने पर मुझे और कुछ पाने की ख्वाहिश नहीं थी। ऐसी लड़की जिसके साथ मैं हर मूवी देखना चाहता था। ऐसी लड़की जिसे मैं अपनी माँ की बहू बनाना चाहता था। मैंने आज तक किसी लड़की के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, बट इस बार मैंने खुद को शादी की शेरवानी में भी देख लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं शादी के मंडप में बैठा था और वह दुल्हन के जोड़े में स्कूटी में बैठी हुई मेरे पास आ रही थी। तो भाई पहली बार मैंने नियति से बात की और उससे बात करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में था। उसे यूँ तो क्रिकेट ज्यादा पसंद नहीं था, बट फिर भी वो ऐसे ही टाइम पास के लिए यहाँ आई थी। उसे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था और उसने कई सारी ऐसी बुक्स के नाम मुझे गिना दिए जो मैंने पहले कभी सुने भी नहीं थे। तो अब काका का डांडिया पार्टनर तो ऑलमोस्ट फिक्स था। वह अब वेनिका के साथ कॉलेज के डांडिया फेस्टिवल में जाने का सपना देख रहा था। और इधर मैंने सोच लिया था कि अगर नियति मेरे साथ जाने को मना कर देती है तो मैं फेस्टिवल में नहीं जाऊंगा। इसके बजाय मैं घर पर ही कोई हॉरर मूवी देखकर टाइम स्पेंड करूंगा। फिर मैंने यह सब सोचना बंद किया और क्रिकेट मैच पर फोकस किया। मैं हमारी टीम के कैप्टन आदि के पास गया। मैंने उससे कहा कि आज के मैच में मैं कैप्टनसी करूंगा। आदि इसके लिए इजीली तैयार हो गया क्योंकि मैं ऑलरेडी टीम का वाइस कैप्टन था। आज हमारा मैच विवेक विहार के लड़कों से था। इस टीम के लगभग सारे प्लेयर्स मेडिकल स्टूडेंट्स थे। वैसे ये काफी स्ट्रॉन्ग टीम थी। सबसे पहले हमने बॉलिंग की। हमारे बॉलर ने शुरुआत में ही उनके कैप्टन को आउट कर दिया, पर उसके बाद एक लड़के ने हमारे बॉलर्स की जबरदस्त धुलाई की। पहले 5 ओवर में ही उनके 60 से ज्यादा रन बन चुके थे। जिस स्पीड से रन बन रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि आज तो हमारा काम तमाम ही होने वाला था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि नियति भी आज यही थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं खुद को कैप्टन कूल कहलवाने के चक्कर में कैप्टन लूजर का टैग लेकर यहाँ से जाने वाला था। हमारे बॉलर्स की धुलाई तो कंटिन्यू चल रही थी, पर मैंने देखा कि वेनिका ने अभी तक काफी अच्छी फील्डिंग की थी। उसने अपने आसपास की एक भी बॉल को जाने नहीं दिया। फिर मैंने एक बोल्ड डिसीजन लिया। वेनिका ऑलराउंडर थी तो मैंने अगला ओवर उसे फेंकने को कहा। वो बॉल डालने के लिए आई। मैंने नियति की ओर देखा। वह वेनिका को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वेनिका से कुछ कहना चाहती हो बट सबके सामने नहीं कह सकती थी। वेनिका ने नियति की ओर आंखों से इशारा किया और उसे अश्योरेंस दी, बट मुझे पता नहीं था कि उसने किस बात के लिए नियति को अश्योर किया था।
फिर वेनिका ने फर्स्ट बॉल डाला। वह एक फास्टर बॉलर थी। उसकी बॉल की स्पीड इतनी तेज थी कि हमें थोड़ी देर के लिए तो बॉल दिखाई ही नहीं दी। विकेट कीपर को भी विकेट के पीछे बॉल पकड़ने में काफी परेशानी हुई थी और इसी के साथ हमारी टीम के प्लेयर्स में एक नया जोश भर गया था। और भाई काका ने तो उसकी बॉल पर लिटरली सीटी ही मार दी। वेनिका काका की तरफ मुस्कुराई। काका इन्हीं क्रिंज हरकतों की वजह से कॉलेज में भी पिट चुका था, बट वह अभी भी सुधरा नहीं था। वेनिका के फर्स्ट बॉल डालने के जस्ट बाद मैंने नियति की ओर देखा। वह गुस्से में वेनिका को घूर रही थी। भाई ये चल क्या रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट फिर से वेनिका ने उसे अश्योर किया। नेक्स्ट बॉल वेनिका ने थोड़ा स्लो बॉल डाला और जो लड़का इतनी देर से सबकी धुलाई कर रहा था वो चकमा खा गया। बॉल सीधी स्टंप पर लगी और हमारी टीम के सभी प्लेयर्स एक साथ खुशी से उछल पड़े। काका लॉन्ग ऑन से भागता हुआ आया और उसने वेनिका के साथ हाई फाई किया। इसके बाद उसी ओवर में वेनिका ने 2 और लड़कों को आउट किया। इसके बाद उनकी पारी ताश के पत्तों के जैसे बिखर गई। पहले लग रहा था कि वे लगभग 130 रन तक बना लेंगे, बट फाइनली उन्होंने हमें 98 रन का टारगेट दिया और इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ वेनिका को था। उसने 7 विकेट लिए थे। हमारे टीम के सभी प्लेयर्स वेनिका से बहुत खुश और इंस्पायर्ड थे। वे उसके बारे में जानना चाहते थे। ब्रेक के समय उसके चारों ओर लड़कों की भीड़ थी और उस भीड़ में हमारी अपोजिशन वाली टीम के प्लेयर्स भी थे। वेनिका ने उन्हें कई सारी टिप्स भी दी। फाइनली वेनिका की बॉलिंग और बैटिंग की वजह से हम वो मैच जीत चुके थे। मैच के बाद शाम को काका और वेनिका का मूवी देखने का प्लान था, जबकि नियति को उस मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो मूवी क्रिकेट से ही रिलेटेड थी। नियति ने मुझे कहा कि अगर मैं शाम को फ्री हूँ तो उसके साथ केएसटी चल सकता हूँ। शाम को मैं नियति से केएसटी पर मिला। मेरा दिमाग अभी भी उस एक पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। जो भी मैंने उस दिन देखा था, क्या वो सच था या वो सिर्फ मेरा भ्रम था? क्या नियति के पास सच में कुछ पावर्स थी या फिर वो सिर्फ एक नॉर्मल लड़की थी? मैं अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहता था और ना ही उससे ऐसा कुछ पूछना चाहता था, बट जब उसने आइसक्रीम या कुछ और खाने से भी मना कर दिया तो मुझे अब कुछ ज़्यादा ही अजीब लगा। फिर आखिर मैंने उसे वो बता दिया जो मैंने उस दिन देखा था। मेरी बातों को सुनकर नियति शांत थी। उसने काका की तरह रिएक्ट नहीं किया। उसने कहा कि वह मुझे सब बता देगी। उसने अभी के लिए मुझसे सिर्फ इतना कहा कि मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है, वह मुझे अपना फ्रेंड मानती है। फिर थोड़ी देर वहां रुककर हम वापस घर लौट रहे थे कि तभी नियति ने स्कूटी रोकने के लिए कहा। वहां एक पत्थरों का ढेर था। स्कूटी रोकने के बाद मुझे समझ आया कि नियति ने स्कूटी क्यों रुकवाई थी। उस पत्थर के ढेर से कोई आवाज आ रही थी। वो किसी के दर्द से कराहने की आवाज थी, लेकिन जो आवाज मुझे इतनी पास से भी कम सुनाई दे रही थी, वो आवाज नियति ने इतनी दूर से कैसे सुन ली थी? शायद उसकी सुनने की कैपेबिलिटी भी ज्यादा थी। नियति ने कुछ पत्थरों को हटाया। वहाँ एक पपी था। उसके पैर में चोट लगी थी। नियति ने उसके पैर में रुमाल बांधा और फिर उसे लेकर हम क्लिनिक की ओर निकल पड़े। नियति पपी के ब्लड को देखकर अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। फिर उसने अपने हैंडबैग से एक ब्लैक पैकेट निकाला और उसे कुछ सेकंड्स में ही खाली कर दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उसमें क्या था। क्लिनिक में डॉक्टर ने पपी का ट्रीटमेंट किया। नियति ने पपी का नाम ओरियो रखा। फिर जब हम क्लिनिक से बाहर आए तो हमें पास वाली अंधेरी गली में एक लड़का दिखाई दिया। वह लड़का हमें ही देख रहा था। उस लड़के को देखकर नियति के चेहरे पर गुस्से से भरे एक्सप्रेशंस थे। नियति ने ओरियो को मेरे हाथों में दिया और मुझे जाने को कहा। मैं जाना नहीं चाहता था, बट नियति ने कहा कि मुझे वहाँ से जाना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी मैं अपनी स्कूटी लेकर वहाँ से निकला। मैं अभी थोड़ी ही दूर गया था, लेकिन मैंने कुछ सोचते हुए वापस यू टर्न लिया। उस मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि चाहे ये लड़की जो भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अब वो जो भी करने जा रही थी उसमें मैं हमेशा उसके साथ था।